नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेंड इन्फो में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है चिल्ड्रन राइट्स। इसको लेके आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक बार हम टॉपिक को जान लेते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, यानी कि जो बच्चों के अधिकार हैं उनको लेके जो प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरनेशनली बनाए गए हैं और हमारी इंडिया में भी अप्लाई होते हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविज़न फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट, कि बच्चे को स्कूल में सेफ इन्वायरमेंट मिले, सिक्योर इन्वायरमेंट मिले, उसके लिए कौन कौन से अधिकार बच्चे के पास है और हमें कैसे चीज़ों को मतलब कस्टमाइज़ करना चाहिए। एंड इसके बाद हमारा आता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विच इज़ RTE 2009, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको RTE के साथ में जो NCF 2005 है वो भी बता दूंगी। वीडियो के जो पॉइंट्स होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसको देखना ना भूलें। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अपना आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, यानी कि बच्चों के अधिकारों को लेके जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। तो इसकी हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1944 में हमारा जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें बच्चों के अधिकारों को लेके बात की गई थी कि बच्चों के जो जाति होती है, धर्म होता है, लिंग होता है, या फिर जो उनकी नस्ल होती है जिसको हम रेस कहते हैं, इन किसी भी आधार पर उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कहानी शुरू होती है। फिर बहुत सारे बीच बीच में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं। फिर हमारा 1989 में बच्चों एक कन्वेंशन होता है, किसके लिए? बच्चों के राइट्स के लिए, जिसको हम CRC बोलते हैं। लेकिन हुआ कहाँ था? UN के थ्रू हुआ था, UN ने कराया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया UNCRC। जो कब हुआ था? 20 नवंबर 1989 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो बच्चे के अधिकार हैं वो क्या है? एक तरीके से ह्यूमन राइट्स नहीं, क्योंकि बच्चा क्या होता है? ह्यूमन ही तो होता है ना, ह्यूमन से अलग थोड़ी होता है। माना वो उम्र में छोटा है, कद में छोटा है, जो जिसमें भी छोटा है, बट है तो इंसान ही। तो इसलिए बच्चों को भी जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं वैसे ही बच्चों को भी अधिकार मिलने चाहिए। तो 20 नवंबर 1989 को हमारा UNCRC अप्लाई हुआ एंड इंडिया में बच्चों के 1992 में लागू हुआ था। तो अगर मैं इंटरनेशनल जो लेवल था उसमें हमारा 1989 में बन गया था, बट इंडिया में आपको पता है कि कोई चीज़ बाहर बनती है तो यहाँ पे आने में टाइम लगता है, या फिर हम चीज़ों को अडॉप्ट करने में थोड़ा समय तो ले लेते हैं, क्योंकि हम भी तहकीकात करते हैं पूरा पहले कि ये चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटफुल होगी या फिर नहीं होगी। तो इंडिया ने इसको दिसंबर 1992 में अडॉप्ट किया। जो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे बच्चों के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, और कौन से बच्चों के लिए? जो 18 साल से कम है, यानी कि कुल मिला के जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी सेफ्टी को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके कुछ नियम बनाए गए। तो हम पहले पढ़ते हैं ये। देखिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये हमारे UNCRC के अंदर ही आते हैं, वही वाले राइट्स हैं बच्चों। पहला कौन सा है? राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चों को जीवन जीने का अधिकार है, सर्वाइव करने का भी राइट है और उनको विकास का भी। तो आपको ये नहीं करना है कि बच्चों से उनकी लाइफ छीन लो या फिर बच्चों को सर्वाइव करने में तकलीफ देते रहो। जैसे ह्यूमन को होता है वैसे ही बच्चों को भी, क्योंकि बच्चा भी तो कल को बड़े जाके एक इंसान बनता है, एक मैन बनता है, एक वीमेन बनता है। इसलिए बच्चों को क्या है? लाइफ का सर्वाइव करने का और अपने विकास का पूर्ण अधिकार है कि उसका विकास अच्छे से होना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसको सही जो इन्वायरमेंट उसका होना चाहिए। फिर होता है राइट टू एजुकेशन दैट फैसिलिटेट देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसको लेके हमारा फिलहाल इंडिया में RTE बनाया गया, तो ये हम पढ़ेंगे कल अच्छे से। तो बच्चों को क्या शिक्षा का अधिकार है कि जिससे कि वो उनका जो फुल पोटेंशियल है, जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल है, वहाँ तक पहुँच सकें। जैसे अगर किसी बच्चे में कैपेसिटी तो बहुत थी लेकिन आपने उसको पढ़ाया ही नहीं, तो क्या होगा? वो कभी भी जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है, जो उसमें काबिलियत है, उसको हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चे को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। फिर होता है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्यूज़, वायलेंस और निगलेक्ट, मतलब कि उनको अब्यूज़ ना किया जाए, उनको क्या हिंसात्मक जो गतिविधियाँ होती हैं उससे बचाव हो, उनकी उपेक्षा ना किया जाए। जैसे जो आम तौर पे जो फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है? बच्चे की जो ओपिनियन होती है जनरली उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ऐसे ही पेरेंट्स हो गए, बाकी लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते रहते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे को कैसा फील होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चे का अधिकार है कि उसके साथ में कोई अब्यूज़ ना करे, अगर करता है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। हालांकि बच्चे इतना करते नहीं हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। तो
किसी भी तरीके की जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं उसमें ना पड़े, उनसे दूर रहे और साथ ही में उसको निगलेक्ट ना करो, उसको इग्नोर ना किया जाए। फिर होता है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड बी हर्ड, मतलब बच्चे के जो विचार हैं उनको सुना जाए, उसको अपने विचारों को कहने की आज़ादी दी जाए। जैसे बड़े लोग अपने विचार कहते हैं, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनको भी अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी दी जाए और साथ ही में उनको सुना जाए। आप सुनो, अगर बच्चे कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को सुनो बिना निगलेक्ट किए, कुल मिला के। फिर होता है राइट टू बी रेस्ड बाई और हैव अ रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, मतलब कि अपने माता पिता द्वारा पाले जाना या उनके साथ संबंध रखने का ये बच्चे का अधिकार है। अगर पेरेंट्स बच्चे से कह रहे हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो कोई अनोखा काम नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, बच्चे का अधिकार है। अगर आपने बच्चे को पैदा किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप ही उसको पालोगे, पोसोगे और बड़ा करोगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए इसी में जो 4 कोर प्रिंसिपल्स बताए गए थे इस कन्वेंशन में हमारे बच्चे के अधिकार को लेके, वो ये 4 हैं। ये तो हमारे ओवरऑल 5 है, लेकिन इसमें से जो 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे ये हैं। देखिए पहला क्या आता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, यानी कि किसी भी आधार पर, चाहे जाति हुआ, धर्म हुआ, लिंग हुआ, नस्ल हुआ या फिर कुछ भी हुआ, आपको भेदभाव नहीं करना है किसी भी, ना ही एजुकेशन प्लेस पे करना है, ना ही कम्युनिटी में करना है, ना ही किसी भी वर्क प्लेस पे करना है। तो बच्चे के साथ में कहीं कैसे भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा आता है राइट टू लाइफ, सर्वाइवल और डेवलपमेंट, लाइफ जीने का उसको अधिकार है, सर्वाइव करने का कि वो भी जिंदा रह सकता है, वो भी सर्वाइव कर सकता है, और डेवलपमेंट अपना विकास, मतलब अपना अच्छा बुरा सोचे, अपने आगे के बारे में सोच सकता है। जैसे अगर एक बच्चा है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, वो कुछ और करना चाहता है, तो वो उस चीज़ को करने की उसको फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को कर सकता है, ये उसका राइट है, उससे कोई छीन नहीं सकता। फिर आता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। यानी कि अगर मैं एक तरीके से आपको बताऊँ कि जैसे माता पिता में डिवोर्स होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट होगा, उसको हम उसका जो इंटरेस्ट है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। अगर बच्चा मम्मी के साथ में रहना चाहेगा तो उसको मम्मी के साथ में रहने दिया जाएगा, अगर बच्चा पापा के साथ में रहना चाहेगा तो उसको पापा के साथ में रहने दिया जाएगा। मतलब बच्चा का जो रुचि है उसको प्रमुखता दी जाए। अब ये रुचि सिर्फ इसी वे में नहीं है, चाहे खेलकूद हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, कोई स्किल हुआ, कोई आर्ट हुआ, किसी भी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसमें वो अपना पैशन को आगे कर सकता है, ये उसका राइट है। जैसे बहुत सारे केसों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चा कुछ और करना चाहता है, पेरेंट्स कुछ और कराते हैं, तो अगर बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है, अपना कोई इंटरेस्ट है उसको फॉलो कर रहा है, तो इसको लेके उसके पास अधिकार है, इससे उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड्स व्यू, बच्चे का जो दृष्टिकोण है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है उसकी, यानी कि एक तरीके से ये हमारा सेम ऐसा हो गया, बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को समझो, सुनो एक तरीके से। फिर हमारा बच्चों आता है नेक्स्ट कि भारत सरकार द्वारा जो कुछ अधिकार बच्चों को दिए गए थे, ये कुछ बेसिक से हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है इसमें, तो जितना है आप उसमें समझें। कि पहला आता है फैक्ट्री एक्ट जो 1948 में आया, जिसको हम कहते हैं कारखाना अधिनियम। देखो इसमें क्या था कि बालकों के जो अधिकार थे ना उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें कहा गया कि ऐसे बालक जिनकी आयु क्या है, 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन वो 18 वर्ष के ना हो तो वो किशोर माने जाएंगे। इसलिए उनके लिए क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो कारखाने होते हैं उसमें काम नहीं कर सकते, उस पर काम कराने पे प्रतिबंध लगाया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे अगर, तो उनको काम करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 14 वर्ष से ज़्यादा होंगे और 18 से कम होंगे, है ना, जैसे मैंने ये लिखा है ना, 14 वर्ष से ज़्यादा होंगे, 18 से कम होंगे, तो कुछ कंडीशंस के साथ में काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कुछ कंडीशन जैसे कि हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना रही हो, या फिर हो सकता है जो हम कारखानों में काम कराएं तो वो काम कुछ इस लेवल का हो कि बच्चे का हद से ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि हम सबको पता है जो कारखाने होती हैं, सारी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जो जोखिम भरे काम होते हैं वहाँ पे हम बच्चों को अपॉइंट करते हैं, बच्चों को रख देते हैं, और जिससे क्या होता है, बच्चों का पूरा डेवलपमेंट खराब होता है, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो फिर होती ही नहीं है जब वो काम ही में जुट जाते हैं। तो इसमें कहा गया फैक्ट्री एक्ट में कि आपको 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराना है। अगर बच्चा 14 साल का है और 14 साल से ज़्यादा है लेकिन 18 से कम है तो कुछ शर्तों के साथ में काम करने दिया जाएगा। और वो जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, हो सकता है बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस खराब हो, बहुत ज़्यादा उसको अर्जेंट नीड हो काम की, या फिर ये हो सकता है कि हम जो बच्चे को काम करवाएं उसमें मतलब उसके लिए ज़्यादा जोखिम भरा काम ना दें। लेकिन आप सबको बताइए ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह हम देखते हैं कि बच्चे की उम्र 10 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 9 साल हो, फैक्ट्री हुए, कहीं भी हुए, होटल्स हुए, हर जगह हमें बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं। ये सारे अधिकार जो होते हैं ना बस किताबों में लिखने के लिए होते हैं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं।
एक फिर हमारा आता है माइंस एक्ट, इसको हम कहते हैं खान अधिनियम। यहाँ पे जो आया ये 1952 में आता है। इसमें भी बच्चों यही कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो खान्स होती हैं जहाँ पे खुदाई का काम होता है, तो ऐसी जगहों पे बच्चे को काम नहीं कराना, क्योंकि ये ज़्यादा हैजार्डस होती हैं, बहुत डेंजरस प्लेसेस होती हैं यहाँ पे, और बहुत सारे इसमें जो केमिकल्स निकलते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं बहुत जोखिम भरे काम होते हैं। बच्चों का पूरा स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो सकता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा तो अगर बच्चा काम करके पैसे कमा भी रहा है तो उसका मतलब क्या बनता है। इसलिए ये भी कहा गया कि अगर खानों में बच्चे काम करते पाए गए तो वो क्या है, अपराध है। बट हम सब जानते हैं रियलिटी में क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बाल श्रम अधिनियम, जिसको हम कहते हैं प्रतिषेध और विनिमय। इसमें भी यही सेम बात थी कि बालकों के लिए क्या करना है, उनका जो बाल श्रम है उसको अब 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनसे हम बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। मतलब कि वो होटल्स हुए या फिर फैक्ट्रीज वगैरह हो कोई, या फिर कुछ भी ऐसी जगह हो जिससे उनको खतरा हुआ, जैसे आपकी माचिस विस्फोटक होता है या पटाखों का निर्माण होता है, कपड़ों की छपाई होती है, रंगाई होती है, बुनाई होती है, सीमेंट निर्माण होता है, सीमेंट की बोरियां भरना होता है, या बीड़ी बनाना होता है, या फिर रेल मार्ग होता है वहाँ पे यात्रियों का जो माल ढोना होता है, या फिर कोयला इकट्ठा करना होता है अधजला वाला, या फिर राख के जो गड्ढे होते हैं उनको साफ करना होता है, या फिर जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनसे जो संबंधित निर्माण होता है। तो ऐसे निर्माण कार्य में जो रेलवे जो लाइन है उसका काम चल रहा है, तो इन सारी जो प्लेसेस हैं बहुत डेंजरस हैं बच्चे के मतलब हेल्थ को लेकर। तो हमें ऐसी प्लेसेस पे अगर बच्चा 14 ईयर्स का नहीं है तो उससे कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराना है। बट इन द रियलिटी में हम देखते हैं कि बच्चे किसी भी उम्र की हो मैटर नहीं करता। बच्चे कारखानों में भी काम करते हैं, बच्चे जो माइंस होती हैं खाने होती हैं उसमें भी काम करते हैं, बच्चे रेलवे लाइन हो गया, होटल्स हुए, या जो भी चीज़ें हुई हर जगह बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं, जो कि अपराध है एक तरीके से। फिर देखिए इसी को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाए, और या हम बोलें प्लान्स टू अचीव चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के अधिकार को पाने के लिए। एक बच्चों हमारा आता है फिर समग्र शिक्षा अभियान। देखो समग्र शिक्षा अभियान जो है वो 2018 में इंटीग्रेट करके बनाया गया, जिसमें हमारा सर्व शिक्षा अभियान जो मेरे ख्याल से 2002 में आया था, जिसमें था ना सब पढ़ें सब बड़े वाली जो टैगलाइन थी, आई थिंक वो इसी में थी। फिर आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, शिक्षा अभिनियम नहीं होगा अधिनियम होगा, ठीक है, यहाँ पे ADHI होगा अधिनियम, ये स्पेलिंग सही कर लेना। और टीचर्स एजुकेशन, तो इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनाया गया, समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया 2018 में। तो इसमें क्या था, कुल मिला के बच्चों की पढ़ाई के लेकर और टीचर्स का जो व्यू हो उसको लेकर, टीचर्स की जो एजुकेशन हो वो इस तरीके से हम टीचर को ट्रेन करें कि वो हर इस तरह का जो बच्चा हो उसकी तकलीफ हो उसकी समस्या हो उसको समझ पाए, वैसी ही उसको शिक्षा प्राप्त करा पाए। या फिर हम बोलें कि हर बच्चे को क्या था स्कूल से जोड़ना, कि हमारी जो साक्षरता है वो 100% हो जाए लिखावट में किताबों में, तो फिर जो पेपर्स होते हैं बाकी रियलिटी में तो होती नहीं है। तो समग्र शिक्षा अभियान कुछ नहीं है, 3 अभियानों का मिश्रण है। सर्व शिक्षा अभियान जो 2002 में आया था, फिर हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम RMSA कहते हैं, और फिर हमारा टीचर्स एजुकेशन। आपसे डीपली नहीं पूछेगा तो आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर होता है हमारा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों के लिए क्या बनाएंगे कि राष्ट्रीय योजना बनाई गई, जिसमें क्या था उनकी हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और उनको सभी बच्चों के समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। इसकी बात कही गई कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है भैया पहले तो आपको उसको अच्छा करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, और विकसित होने के विकास के सारी समान उसको अवसर मिलने चाहिए। उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पे। तो ये अच्छी बातें हैं, बट रियलिटी बहुत बुरी रहती है हमारी। फिर हमारा बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो 2015 में आई थी, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, तो इसमें क्या था कि हमने देखा कि गाँव में क्या होता है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाई गई, जिसमें हमने क्या किया, लड़कियों को प्रमोट किया कि वो आएँ स्कूल में एजुकेशन लें, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है आज की लाइफ में वो उनको समझाया जाए, बताया जाए। स्कूल को हम क्या करें, ज़्यादा दूर ना बनाएं, पास बनाएं, जिससे कि हर बच्चा स्कूल तक पहुंच पाए। जैसे RTE जो है एक्ट हमारा, उसमें कहा गया है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हम क्या करते हैं कि जो स्कूल होता है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए बच्चों के जो घर होता है उसकी दूरी से। अगर हम बात करें जो अपर प्राइमरी होता है हमारा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, उसमें क्या बोला गया कि जो बच्चों का जो घर है वहाँ से जो स्कूल की दूरी होनी चाहिए वो हमारी मिनिमम 3 किलोमीटर होनी चाहिए। इससे ऊपर की दूरी पे स्कूल नहीं होना चाहिए, कम पे भले ही हो सकता है। तो ये था हमारा। फिर हमारा आता है
पॉस्को एक्ट, जो कि आपने काफ़ी सुना होगा, इसका नाम तो फिलहाल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको हम कहते हैं पॉस्को। पी से प्रोटेक्शन हो गया, ओ से ऑफ, सी से हमारा फिर ये पूरी फुल फॉर्म में फिलहाल इस तरीके से आप देख लेना। पॉस्को एक्ट कहलाती है, 2012 में बच्चों को आया था। ये इसलिए था कि बच्चों को बचा सकें हम किससे, सेक्सुअल एसॉल्ट होता है उनका, या उनका जो हैरेसमेंट होता है पोर्नोग्राफी से। तो जिससे अगर जैसे बहुत सारी जगह पे होता है ना कि बच्चों को लोग शारीरिक रूप से शोषण करते हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हुए, चाहे स्कूल में हो गया। आजकल तो स्कूल में भी ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं हमारे लिए, बहुत सारी हमारी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती रहती हैं कि स्कूल का टीचर इस तरीके से मतलब रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बच्चा डर के मारे फिर बोल ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसको लेके एक्ट लाया गया, जिसके अंदर ये था कि बच्चों की हम पूरी एक वो कराते हैं, स्पेशल कोर्ट होता है वो डिज़ाइन करती हैं, और बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे से एक तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछते हैं क्या हुआ। और इसमें मेनली कहा जाता है कि फीमेल होना चाहिए, मतलब फीमेल अगर होता है ना कि फीमेल ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बच्चा ज़्यादा उनके साथ में कंफर्टेबल महसूस करता है। तो इसलिए हमारा इसमें कहा गया पॉस्को एक्ट में कि अगर कोई बच्चा जिसके साथ में किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, या फिर पोर्नोग्राफी वगैरह किसी भी चीज़ से उस मतलब ग्रसित है, तो उसकी काउंसलिंग कराई जाए एक तरीके से। उसके लिए जो स्पेशल कोर्ट होते हैं उसमें उनको मतलब काउंसलिंग की हेल्प दी जाए, जिससे कि बच्चे की जो भी टेंशन है, जो भी चीज़ें हैं, हम उसको मतलब समझ पाएँ और उसको बचा पाएँ उन चीज़ों से जो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो सेक्सुअल असॉल्ट भी आप लोग जानते हो, हैरेसमेंट भी जानते हो, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, पोर्नोग्राफी भी जानते हो, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट जो आता है बच्चों हमारा कि हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा गया कि जो भी आप मतलब बच्चों का स्टेटमेंट लेते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, कुछ भी करते हो बच्चों से, जो भी आप स्पेशल जो कोर्ट रूम आपने डिज़ाइन किए हैं उसमें बच्चों से जो क्वेश्चन पूछते हो, तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है ना उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, उसको गुप्त रखना है। जैसे हमारे यहाँ होता भी है कि अगर कोई भी रेप केस हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें जो भी व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसका कभी नाम क्लोज नहीं करते। वो अलग बात है कि कभी कभी मतलब हमारी जो मीडिया इतनी अच्छी है कि कुछ बिना क्लोज हुए रहने नहीं देती, सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन हमारे जनरली ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति का जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसका नाम क्लोज मत करो, वरना क्या होगा, उसके ऊपर समाज का अलग प्रेशर होता है, सोसाइटी उसको अलग नज़रों से देखती है। अरे बताओ उसके साथ तो ऐसा हो गया, कितनी दुख की बात है। और जिसने बुरा किया वो एकदम मज़े के साथ में खुलेपन से घूमता है। इसलिए हमारी पॉस्को एक्ट बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इसको याद रखना। ये हमारा 2012 में आया, तो आपसे पूछ सकता है कि कब आया, और दूसरा ये पूछ सकता है कि किस लिए आया। बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए आया। फिर होता है हमारा कुछ गाइडलाइंस थी, किसके लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। देखो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जैसे स्कूल में होता है कि बच्चों को क्या मिले, बेसिक जो बच्चे की नीड्स हैं वो स्कूल में मिलनी चाहिए, जैसे पानी हो गया, या फिर आपका जो हाइजीनिक इशू होते हैं, फिर बाकी चीज़ें होती हैं। देखो हम एक एक करके पढ़ते हैं। वृद्धि और विकास के लिए बच्चों को एक स्वस्थ और सहायक वातावरण प्रदान करने के महत्व को पहचानना, कि अगर आपको क्या करना है, बच्चे का डेवलपमेंट करना है, हेल्दी डेवलपमेंट करना है, तो क्या करना है, बच्चे को अच्छी डाइट देनी। जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील जो था, जो मिड डे मील योजना थी, इसीलिए तो थी वो कि बच्चे को स्कूल में खाना मिल सके, बच्चे को खाने की भी टेंशन ना। और दूसरा, बच्चों की जो छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे जो स्कूल में आते ही नहीं थे, क्योंकि गाँव में क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि स्कूल और जो घर पास में होते हैं, तो बोलता है कि अच्छा हमें घर पे जाना है क्योंकि खाना खाना है। फिर खाना खाने के बहाने से बच्चे लौट के ही नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वो खेतों में हुए या फिर बाकी जगह पे काम करने निकल जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिड डे मील बांटना भी शुरू कर दी, कि बच्चा स्कूल आए और खाने के नाम पे जो घर भाग जाते हैं वो वाला हिसाब ना चले। इसमें क्या होता है कि आपके लिए मिड डे मील में भी कुछ बच्चों वैल्यूज़ बनाई गई हैं कि आपको कितना कितना कब कब देना है। फिलहाल वो मैं अलग से आपको बता दूँगी कभी, उसको अभी हम ज़्यादा नहीं खोलते हैं। तो ये क्या, बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिससे सब बच्चों का क्या हो, अच्छा विकास हो सके। फिर होता है कि स्कूल में प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्व्यवहार, हिंसा, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब कुल मिला के क्या, अगर आपको क्या करना है, बच्चे को डिजास्टर मैनेजमेंट होती है उसकी भी आपको
ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर कोई भूकंप आता है तो हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, या फिर जो मतलब स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं जिसको हम हाइजीन बोलूँ एक तरीके से, तो आपको हाइजीनिक इशू होते हैं सब बच्चे के साथ में डिस्कस करने चाहिए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स हुई आपकी हाइजीन को लेकर, तो या फिर जो दुर्व्यवहार होता है अगर वो देखता है कि कोई उसके साथ में मिसबिहेव करता है तो उसको लेके बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे के जो राइट्स है उसके बारे में स्कूल का फर्ज बनता है कि बच्चे को अवेयर करे, बच्चे को बताए कि उसके अधिकार क्या क्या है, जिससे कि बच्चे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। या फिर जो हिंसा होती है, दुर्घटना होती हैं, या फिर जो जोखिम भरे काम होते हैं, जैसे हमारी कारखाने वगैरह हो गए, तो अगर कोई बच्चा आता स्कूल में आता है और वो स्कूल से जाने के बाद में ऐसी जो प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत जोखिम भरे काम होते हैं करता है, तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि क्या कि उस बच्चे को अवेयर करे, उसको समझाए, उसको साथ में कंसर्न करे बैठ के कि बेटा ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसकी जगह कुछ और भी आप कर सकते हो, क्योंकि हर काम को करने के बहुत रास्ते होते हैं कुछ भी करने के। फिर हमारा आता है कि बच्चे की सुरक्षा और सुनिश्चित करने और उनकी भलाई की निगरानी के लिए कानूनी तंत्र स्थापित करना, मतलब कि क्या जो लीगल मैकेनिज्म होता है वो भी आपको इंश्योर करना है बच्चे की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। आप इसमें जो पुलिस होती है उसके लिए भी हेल्प ले सकते हो, या फिर बाकी जो भी चीज़ें होती हैं कि आपने क्या किया, जैसे स्कूल में कमेटीज़ भी होती हैं, तो वो जो कमेटीज़ होती हैं वो भी कभी कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती रहें, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर को, या बाकी जो चीज़ें होती हैं हमारे स्कूल को लेके, बच्चों की सेफ्टी को लेके कि स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें कितनी सेफ़ हैं कितनी नहीं है। ऐसा तो नहीं है बिल्डिंग आज से 100 साल पुरानी है, कभी भी उसके गिरने के चांसेस हैं, तो ये वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को जो वाटर फैसिलिटी होती है वो अच्छी मिलती है नहीं मिलती है, बच्चे का जो कंपनी है, जो बच्चे के दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, कहीं बंदूक लेके तो स्कूल में नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने डायरेक्ट लिख दी हैं। आपको अपना बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एग्जाम में फिर जैसे जो क्वेश्चन आएंगे जिससे कि आप उसको एलिमिनेट कर पाओ रॉन्ग आंसर को और राइट आंसर तक पहुँच पाओ। फिर बच्चों हमारा आता है कि स्कूल प्रबंधन समिति, जिसको हम कहते हैं एसएमसी। देखिए इसमें क्या था हमारा, इसमें एक समिति बनाई गई स्कूल के प्रबंधन के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें 75% जो मतलब होंगे वो पेरेंट्स होंगे, और 25% में कौन आता है, इसमें हमारे आते हैं बच्चों स्कूल के टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, बाकी जो स्कूल का स्टाफ है वो आता है। तो जिससे क्या हो कि स्कूल का मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाए, और अगर स्कूल का मैनेजमेंट अच्छे से हो कहीं ना कहीं बच्चे को इससे फ़ायदा होगा, और बच्चे का इसमें फ़ायदा है, या इसलिए हमने पेरेंट्स को इसमें ऐड करा कि पेरेंट्स बच्चे को अच्छे से जानते हैं, बच्चे की नीड्स, बच्चा घर में किस तरीके से पेश आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी समस्याएं क्या है। तो ये चीज़ें जैसे हमारा पीटीएम होता है, पीटीएम में हम क्या करते हैं, पेरेंट्स स्कूल जाते हैं और बच्चों की जो भी इशू होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा दिन भर खेलता है, और फिर जो टीचर्स होती हैं वो अपनी एडवाइस दे देंगे आपका बच्चा स्कूल में इस तरीके से बिहेव करता है। तो ऐसी हमारी एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका काम क्या है कि स्कूल की निगरानी और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के सुनिश्चित करने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी कराना, की मतलब जो भी हमारी स्कूल की निगरानी हो रही है, मतलब इन्वॉल्वमेंट कराना किसका, लोकल कम्युनिटी का, किसमें, स्कूल की मॉनिटरिंग करने में, जिससे कि क्या हो स्कूल की जो सेफ्टी है वो इंश्योर रह सके, कि आपको स्कूल का टाइम पे क्या कराना है, मॉनिटर कराते रहना चाहिए कि स्कूल की बिल्डिंग्स हुई हमारी, या फिर बाकी चीज़ें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है इसमें, या फिर जो वर्तमान की आवश्यकताएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, इंश्योर कराना है। फिर आता है स्कूल के जो बुनियादी ढांचे हैं, कक्षाओं और सुविधा का नियमित निरीक्षण करना और निगरानी करना, कि 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 जो अगर आपका जो 6th आपका क्लास है, यहाँ पे टीचर डेली आके पढ़ाता भी है, फिर नहीं पढ़ाता, या फिर टीचर आते हैं और टीचर फ़ोन में लग जाते हैं और बच्चे अपने खेलते रहते हैं, तो प्रिंसिपल का जो इसमें रोल होता है कि वो आए और स्कूल का राउंड पे मारते रहे। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप जब स्कूल में होगे तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो मोस्टली हर दिन किसी भी टाइम पे राउंड पे निकल आते हैं, तो जैसे ही टीचर्स को पता लगता है प्रिंसिपल राउंड में है, वो एकदम स्ट्रिक्ट होके पढ़ाने लगते हैं सीधे होके। तो ये चीज़ है कि स्कूल, और जो इसका बुनियादी ढांचा हो गया है, यानी कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है आपकी, जो आपकी क्लासेस है वहाँ पे प्रॉपर मतलब चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, जैसे आपका विंडोज़ हो गई, फ़ैन हुए, ब्लैक बोर्ड हुआ, चौक हुआ, जिससे बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होती है। स्कूल का इन्वायरमेंट किस तरीके से आपने बना रखा है, स्कूल आपने कौन से एरिया में बना रखा है, जैसे कहा जाता है कि स्कूल का एरिया हमेशा जो गार्डन्स होते हैं उसके आसपास में होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, लेकिन इतना हमारे यहाँ नहीं हो पाता आज के टाइम में फिलहाल। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बिल्कुल सी। फिर आता है शिकायत। देखिए फिर हमारा अगला पॉइंट आता है शिकायत निवारण, जिसको हम कहते हैं ग्रीवेंस रीडर। कुल मिला के ये बच्चों को मेन सेंटर में रखते हुए
बनाई जाती है कि अगर बच्चा है ना कि टीचर से सब बातें नहीं कह पाता, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं शाई जो हर बात नहीं बता पाते, तो ऐसे में क्या करो, स्कूल में एक शिकायत निवारण पेटी बना के रख दो, जिसमें क्या हर बच्चा अपना इशू डालता रहे, जिसको जो भी समस्या होती है। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एक दान पेटी होती है, तो जिसको मर्जी जितना भी उसमें दान देना है तो वो दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ना उसको नाम पता लगता है ना कुछ, जिसको जो करना है करो। सेम ऐसे हमारे स्कूल में भी एक शिकायत निवारण पेटी होनी चाहिए, जिसमें क्या बच्चा आके अपना जो भी इशू, जो भी उसके दिमाग में टेंशन है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, उसकी पर्सनल लाइफ को लेके या जिस भी वे में है, तो वो आके चुपचाप गुमनाम के साथ में उस पर्ची को उस बॉक्स में डाल दे। और फिर टीचर का काम क्या बनता है कि उस बॉक्स को एक डेली अंतराल पे, एक डेली मतलब टाइम पर चेक करना और उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करना एक तरीके से कि हाँ जो जो पर्चियाँ आई हैं उस पर क्या क्या इशू आते हैं, हम कैसे उन इशू को, उन जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं। उसके साथ में वो उसकी जो जो फैमिली होती है उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो अदर टीचर्स मेंबर होते हैं स्कूल में, जो सीनियर टीचर्स होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, अगर हमें कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कोई सिचुएशन मालूम पड़ती है कि बच्चे को लेके, तो हम उसमें बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बच्चे को थोड़ी सी सिक्योरिटी देने के पर्पज़ से इसको डिज़ाइन किया गया, जिसे इसमें लिखा है कि स्कूल में सुरक्षा और संरक्षा के बारे में चिंताओं और शिकायतों को उठाने के लिए छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक प्रणाली स्थापित करना। दूसरा पॉइंट है कि जांच करना और उपयुक्त अनुवर्ती बोलते हैं आगे वाली जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे टीचर को उसमें से जो इस पेटी में से जो भी पर्ची मिलती है उसके आगे टीचर को क्या स्टेप लेना है, वो वाली चीज़। शिकायत के लिए समय पर उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, कि बच्चे को अगर कोई टेंशन खाई जा रही है तो आप ये नहीं कि उसको 10 दिन बाद उस समस्या का समाधान देते हो। आपका फ़र्ज़ बनता है कि 1-2 दिन में अच्छे तरीके से आप उसकी जो फैमिली हो गई उसके साथ में आपने डिस्कस किया, या जो बाकी टीचर्स थे उनके साथ में डिस्कस करके बच्चे को एक उस समस्या का समाधान दे दिया, वो भी गुमनाम तरीके से। ऐसा नहीं कि आपको उस बच्चे को क्लास में सबके सामने पॉइंट आउट करना है, खड़ा करना है। आपने एक जनरल वे में एज एग्जाम्पल भी आप क्लास में बता सकते हो कि बच्चों अगर कभी लाइफ में ऐसी स्थिति आती है तो आप ऐसा कर लेना, तो वो बच्चा अपने आप समझ सकता है, समझ जाएगा। अगर नहीं भी समझेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में हल्का फुल्का समझ में तो आ ही जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसको हम कहते हैं शारीरिक दंड या फिर हम बोले फिजिकल पनिशमेंट। तो ये मना है, या बच्चे को क्या हो, आरटी साफ मना करते हैं कि बच्चे को मारना पीटना मना है, आप बच्चे को मार पीट नहीं सकते स्कूल में। इफ़ द स्कूल अथॉरिटी या मैनेजमेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आर फाउंड इम्पोजिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट टू अ चाइल्ड, अगर कोई भी स्कूल का स्टाफ हो गया या फिर मैनेजमेंट स्टाफ हुआ, टीचिंग स्टाफ हुआ, नॉन टीचिंग स्टाफ हुआ, कोई भी हुआ स्कूल का, अगर उसे बच्चे को मारा, बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दी, शारीरिक दंड दिया, तो दे आर लाइबेबल टू प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 75 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। एक ये एक्ट आया था हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि 2015 में आया था, जिसमें कहा गया था जिसकी धारा 75 में कि अगर बच्चे को मारा पीटा गया तो क्या होगा, बच्चा उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इसलिए टीचर्स जो होती हैं बच्चे को आज के ज़माने में मार नहीं सकते। वो अलग बात है कि बच्चा टीचर्स को मार दे। ये बच्चों हिंदी में लिखा है कि स्कूल के अधिकारी या प्रबंधन या शिक्षक और जो गैर शिक्षण कर्मचारी हैं किसी बच्चे को शारीरिक दंड देते पाए जाते हैं तो उन पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आप लोग देखो, पहली बात तो यही मत सोचना कि इतनी सारी इसमें धाराएं दे रखी हैं, हमको धाराएं याद करनी, जस्ट इसको 1-2 बार पढ़ लो, बेसिक आपको कहानी समझ में आ जाएगी। फिर जो क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे अच्छे से। फिर अब ये हमारा था आज का क्लास बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो तो उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। एंड बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसको देखें, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर देना है और अपना ध्यान रखें।